हॅलो स्टुडंट, कसे आहात आपण? मागच्या लेक्चरपर्यंत कंटिन्युटी हा चॅप्टर संपवला. मला खात्री आहे की तुम्ही मिसलेनियस एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स सोडवतच असाल. 2-4 विद्यार्थ्यांचे मला डाऊट्स देखील विचारण्यात आले आणि मी ते सॉल्व करून त्यांना पाठवलेही. तर सर्वांना एकच विनंती आहे की कंटिन्युटी चॅप्टरचे प्रत्येक प्रॉब्लेम, जसं आपण एक्सरसाइजमधले सर्व प्रॉब्लेम क्लासरूममध्ये सॉल्व करून घेतलेले आहेत, तुम्ही आता बाकीचे प्रॉब्लेम जे सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत आणि मिसलेनियस एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही स्वतः सॉल्व करावेत आणि तो चॅप्टर थरो स्टडी करून कंप्लीट करावा. काहीही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला मेसेज टाका, तुम्हाला त्याचं सोल्युशन मिळून जाईल. ओके, नाव टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चॅप्टर डिफरन्शिएशन, द 9th चॅप्टर फ्रॉम 11th स्टँडर्ड. या चॅप्टर सोबतच आपण कंटिन्यू करणार आहेत 12वीचा डिफरन्शिएशन, म्हणजे 11वीच्या या डिफरन्शिएशन सोबत आपण 12वीचा डिफरन्शिएशन करूनच त्याला कंप्लीट करणार आहेत. तर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस concept differentiation, what is the differentiation? Remember that the process of finding derivative of the function. What is differentiation? It is nothing but process of finding derivative of function. Process of finding derivative of the function is said to be differentiation. Now question is, what is the derivative? डेरिव्हेटिव्ह हा वर्ड तुम्ही 11th स्टँडर्डला आल्यापासून बऱ्याच वेळा ऐकलेला आहे. फिजिक्स मध्ये खास करून तुम्हाला खूपदा या डेरिव्हेटिव्ह शब्दाचा नेहमी उच्चार झालेला असेल, तो तुम्ही ऐकलेला असेल. नाव we are studying what is actually the derivative. In mathematical tools in 11th standard, I have already taught you this concept, derivative. Once again I will revise. There are two significance of the derivatives. One is physical significance. Now in this physical significance, in 9th standard, I think you have studied in physics, what is a velocity. We generally say that the rate of change of displacement with respect to time is nothing but a velocity. Means derivative of displacement is nothing but velocity. पहा विद्यार्थी मित्र हो, फिजिकल सिग्निफिकन्स मध्ये आपण हा कन्सेप्ट व्यवस्थित स्टडी करत आहोत. नीट लक्ष द्या. समजा एखादा पार्टिकल आहे, वन पार्टिकल इज मूव्हिंग अलॉंग अ स्ट्रेट लाइन. सपोज द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल इज ए इनिशियली and after some time period t it reaches at the position b. suppose a या पोझिशनला पार्टिकल आहे, या a या पोझिशन पासून सम टाइम पिरियड t नंतर तो पोझिशनला पोहोचणार आहे b च्या. and now we are going to find velocity of the particle at point b. b या पॉइंट पाशी आपल्याला त्या पार्टिकलची velocity फाइंड आउट करायची. now if particle travels from A to B, it will travel the distance AB, and generally the distance AB will calculate by its displacement, means that is nothing but f of t. We can say that displacement is nothing but a function of time, because when time changes, when particle is moved, the displacement is also changes, means displacement is nothing but a function of time. Now to find the velocity of the particle at point b, b या पॉइंट पाशी velocity जर फाइंड आउट करायची असेल तर जनरली आपण असं म्हणतो की समजा इथून नगर 60 किलोमीटर आहे आणि मला जायला जर समजा 1 तास लागला, तर आपण जनरली सांगू की ॲव्हरेज स्पीड तुमची 60 किलोमीटर पर आवर असेल. कारण 60 किलोमीटर जाण्यासाठी 1 तास लागला म्हणजे जनरल ॲव्हरेज स्पीड और ॲव्हरेज वेलॉसिटी ऑफ माय बाईक is nothing but 60 kilometers per hour. पण त्याच वेळी एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला जर मला वेलॉसिटी काढायची असेल तर ती कशी काढता येईल? तर पर्टिक्युलर पॉइंटला वेलॉसिटी काढण्याचा असा सेपरेट काही फॉर्म्युला नाहीये. आपण ॲव्हरेज वेलॉसिटी काढू शकतो की मला या पर्टिक्युलर ए ठिकाणाहून बी ठिकाणी जाण्यासाठी एवढा डिस्टन्स लागला,
एवढा डिस्टन्स कव्हर केला आणि त्याच्यासाठी एवढा टाइम लागला. मग डिस्टन्स अपॉन टाइम करून आपण स्पीड काढू शकतो किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल काढू शकतो. पण पर्टिक्युलर एखाद्या पॉइंटला काढायची असेल तर काय करावं लागेल? नाव आय विल टेक अ पॉइंट सी विच इज व्हेरी क्लोजर टू बी. एक पॉइंट सी घेतला विच इज व्हेरी क्लोजर टू बी, बीच्या अगदी जवळ असणारा पॉइंट. सपोज दॅट पार्टिकल विच मूव्स फ्रॉम ए, it will take the time period h to travel the distance from B to C, and now the total displacement of the particle from A to C is nothing but f of t plus h, because the time taken by the particle from A to C is nothing but t plus h, because particle travels from A to B in time period t and from B to C in time period h, means particle travels from A to C in t plus h time. This is said to be, then we can say that average velocity of particle in BC, we can say, in these two distance is nothing but equal to distance upon time, distance traveled in B and C. We can say that from A to C it is f of t plus h, and from A to B it is f of t. Means if you take f of t plus h minus f of t, this is total distance traveled by the particle from B to C. Distance traveled by particle from B to C, and the time taken by that particle to travel the distance from B to C is nothing but h. It is said to be average velocity of particle in this particular points, in these two particular points B and C. But point C is very closer to B because this h is very small. We have considered that h is very small, means h tends to 0. Now if we apply the limit on both sides, limit of average velocity of particle in BC as h tends to 0 is nothing but equal to limit of f of t plus h minus f of t divided by h as h tends to 0. Now look at this. Remember the definition of limit. What is the definition of limit? I have again explained to you, as x tends to a, if f of x tends to l. अगर x की वैल्यू a के आसपास है तब f of x अगर l के आसपास जाता है तो L is said to be limit of f of x as x tends to a. It is the average concept or general concept of the limit. We can understand easily the definition from this. अगर x की वैल्यू a के आसपास है तब फंक्शन की वैल्यू अगर l के आसपास जाती है तो उस l को हम फंक्शन का लिमिट बोलते हैं. वैसे average velocity of particle in B and C nothing but tends to, because when C and B are very closer to each other, now the velocity, average velocity of the particle is nothing but very closer to the velocity of the particle at point B, because points B and C are very closer to each other. Hence we can say that velocity of particle, velocity at B is nothing but limit of f of t plus h minus f of t divided by h as it tends to 0, and it is nothing but said to be derivative of this displacement f of t with respect to time t. Means we can say that this is nothing but derivative which is denoted by f dash of t, which is denoted by f dash of t. It is said to be physical significance of the derivative. Okay, means from displacement we can easily derive the velocity of the particle. ये हो गया physical significance. इसके बाद हम सीखते हैं geometrical significance. ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व. मींस if you take any function y is equal to f of x or f of x is any curve,
suppose the graph of the function is like this. This is the graph of the function y is equal to f of x. Take any point a on it. Take any point A. Suppose the x coordinate of A is A, means it is A. Then if you substitute the value of x is equal to A in this function, then it becomes A comma f of A. These are nothing but coordinates of point A comma f of A. And we are going to find the gradient of curve at A, means the slope of the tangent drawn at point A. A के पास अगर हमने एक tangent ड्रॉ की तो उस tangent का हमें slope निकालना है. tangent का क्या निकालना है? slope निकालना है. अब tangent का slope निकालने के लिए हमारे पास अभी कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, tangent का slope A के पास निकालना है तो हम इसी कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं which is very closer to this point A. A के एकदम क्लोजर है ऐसा एक पॉइंट B यहां पे लिया. दिस इज पॉइंट B which is very closer to A. A के एकदम क्लोजर है. अगर यहां से मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो समझो ये वाला जो डिस्टेंस है बीच में, अगर A पॉइंट A है और ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू इज h, then we can say that this B has x coordinate A plus h. Are you getting? अगर ये जो परपेंडिकुलर A से डाला है और B से डाला है, ये जो दो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स का डिस्टेंस अगर h है तो B का x कोऑर्डिनेट होगा A प्लस h, और उसी टाइम अगर x की वैल्यू A प्लस h हम इस फंक्शन में डालते हैं, क्योंकि B पॉइंट कहां पर है? उस फंक्शन पर है, इसलिए हम A प्लस h यहां पे डालते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ A प्लस h. इस तरह से A का x कोऑर्डिनेट हो गया A f ऑफ A f ऑफ A, और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए A प्लस h f ऑफ A प्लस h. अब हमने स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है. स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AB क्या आएगा? AB का स्लोप डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, यानी A प्लस h माइनस A. Therefore we can say that it is nothing but f of A plus h minus f of A divided by h. अब अगर ये h वेरी स्मॉल है, हम अगर लिमिट लेते हैं इसका, लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ AB, लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ AB as h tends to 0 is equal to limit of f of A plus h minus f of A divided by h as h tends to 0. अब देखो h tends to 0 यानी h बहुत स्मॉल है, और h अगर स्मॉल है तो A और B के x कोऑर्डिनेट्स भी बहुत क्लोजर टू ईच अदर है, और x कोऑर्डिनेट बहुत क्लोजर है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज भी क्लोजर होंगी, क्योंकि h बहुत स्मॉल है, यानी पॉइंट A और B एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है. और बहुत अगर क्लोज है तो ये जो लाइन AB है और ये जो टैंजेंट है, ये दोनों के स्लोप एकदम क्लोजर हो गए, क्योंकि ये B पॉइंट likely to be on the tangent, likely to be, it is not on the tangent but it is very closer or nearer to the tangent. Therefore we can say that as h tends to 0, slope of AB must tend to, it must tends to slope of tangent at A. इसीलिए हम कहते हैं कि limiting position of this slope of AB as h tends to 0 is nothing but slope of tangent. Therefore slope of tangent at A is nothing but limit of f of A plus h minus f of A divided by h as h tends to 0. यानी ये क्या हो गया, हमें मिल रहा है limit of the function at h tends to 0, जिसे कहेंगे हम slope of tangent at A. उसे ही हम डिनोट करते हैं f dash of A से, यानी the derivative of the function at that point is nothing but the slope of the tangent at that point. Derivative of the function at that point is nothing but the slope of the tangent at that point. Therefore
now it is denoted by f dash a. तो हम अब definition of derivative सीखते हैं. What is the definition of derivative? तो याद रखो, if y is equal to f of x is any function defined on open interval containing a, यानी उस इंटरवल का एक पॉइंट ए है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन किया है, एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एज एच टेंड्स टू जीरो एग्जिस्ट. अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है और ये वाला लिमिट एग्जिस्ट होता है, देन दिस लिमिट is called derivative of f at the point A. It is denoted by f dash of A. It is denoted by f dash of A, where h is very small. Remember that, where h is very small. अब इसको दूसरे प्रकार से भी डिफाइन किया जाता है. सिर्फ नोटेशन चेंज करके हम इसको डिफाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे f ऑफ x लेके किया है, अगर y लेके करते हैं तो उसको सिर्फ f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a की जगह पे दूसरा वर्ड यूज करेंगे. जनरली वी कैन से दैट if y is any function of x and delta x is a small increment in x, then delta y is corresponding increment in y. And if limit of delta y upon delta x as delta x tends to 0 exists, then we can say that then this limit is called derivative of y with respect to x. It is denoted by dy by dx. It is denoted by dy by dx. तो इसलिए जनरली ये याद रखना है कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसके डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे. जैसे f dash x y is equal to f of x है, तो dy by dx it can be written as f dash of x. इस dy by dx को कहते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x as डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी लिमिट ऑफ चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन x as चेंज इन x टेंड्स टू 0, और इसे रिप्रेजेंट करते समय लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h as it टेंड्स टू 0.
यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये भी और ये भी दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले प्रूव करने के लिए या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए हम जनरली इस लिबनिट्ज नोटेशन का यूज करने वाले हैं। ये डेफिनेशन का यूज करके हम जब एक आधे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा भी कहा जाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है एज लिमिट ऑफ f of x plus h minus f of x divided by h as h tends to 0, या हम इसको a plus h लिखेंगे, exists, that is f dash of a exists। इसका मीनिंग क्या होगा? Therefore we can say that limit of f of a plus h minus f of a divided by h as h tends to 0 minus is nothing but equal to limit of f of a plus h minus f of a divided by h as h tends to 0 plus। अब इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। इसको डिनोट करते हैं f डैश ऑफ a माइनस और इसको डिनोट करेंगे f डैश ऑफ a प्लस से। याद रखो ये नोटेशंस, दिस इज नोटेशन फॉर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड दिस इज नोटेशन फॉर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। f dash of a minus, f dash of a plus. This is about the definition of derivatives. Read it carefully from the textbook, understand it. Any doubt you can call me or you can WhatsApp me. ठीक है, इसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी if f of x is any function then f dash x is nothing but equal to limit of f of x plus h minus f of x divided by h as it tends to 0। इस फॉर्मूले का यूज लेके हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x raised to n with respect to x for n belongs to natural numbers। x raised to n का डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो इसलिए हम यहां पे फंक्शन f ऑफ x करके x रेज टू n लेंगे। ये हो गया आपका फंक्शन f ऑफ x प्लस h, ये आएगा x प्लस h रेज टू n, f ऑफ x प्लस h रेज टू n। अब हमें f डैश x निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, फॉर्मूला यूज करेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x divided by h as h tends to 0, that is equal to limit of, ये होगा f of x plus h यानी x plus h whole raised to n, x plus h whole raised to n minus x raised to n divided by h as h tends to 0। अब x plus h raised to n इसका बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांशन करते हैं। पहली टर्म आएगी x raised to n प्लस n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू h, आपको बाइनोमियल एक्सपांशन याद है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस द लास्ट टर्म आएगी यहां पे h रेज टू n और माइनस दिस x रेज टू n माइनस x रेज टू n, this divided by h as h tends to 0।
अब ये x रेज टू n और ये x रेज टू n कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा लिमिट ऑफ n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू h प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स रेज टू n माइनस टू इंटू h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस h रेज टू n divided by h. Now every term in the numerator, observe every term in the numerator, every term has h. This is h square, h cube and so on up to h raised to n. Now we can take h common, it will be get cancelled with h. We can say that as h tends to 0, h is not equal to 0. तो अब h cancel हो जाएगा, तो is equal to आएगा limit of n into x raised to n minus 1 plus n into n minus 1 upon 2 into x raised to n minus 2 into h square plus and so on plus h raised to n minus 1. यहां पे देखो ये h रहेगा, हर टर्म में का एक h कैंसिल होगा, यहाँ पे h है वो कैंसिल हो गया, यहां से एक h कॉमन निकाला गया तो h स्क्वायर का होगा h और आखिरी में h रेज टू n का बचेगा h रेज टू n माइनस वन एज h टेंड्स टू 0. अब h की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये आएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. तो आपका जो f डैश x है ये आया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, यानी पहला फॉर्मूला तैयार हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n is equal to n into x raised to n minus 1 for n belongs to n. Remember that one note, we can use this formula, we can apply this formula for n belongs to real numbers also. For any real number, we can apply this formula. d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. This is the first formula of derivative. Now we'll go for next formula in next video.